हाँ जी बच्चे लोग, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ब्लॉक खत्म कर दी थी शायद, याद है? हेलो नवीन, आप ही बता रहे थे और तो कोई बोलता ही नहीं है। जैसे कल नॉर्मलाइजेशन हमने देखा था, टाइप 4 टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड हमने सारे कंप्लीट कर दिए थे, कल वहां तक हो गया था। और ये भी तो शायद आप लीव कर गए थे बाद में। सर मेरा नेटवर्क का कल इशू था, लास्ट हाफ एन आवर में नहीं कर पाया था सर। कोई बात नहीं है। ऐसे मैंने उसके बाद आप लोगों का ये देख लिया था, फाइल हैंडलिंग के फाइल बता दिया था पूरा आप लोगों को, राइट? ओके सर, मैं पढ़ एक लेता बार हूँ, ठीक इसको है रीड कर लेंगे, जो डाउट होगा आप लोग पूछ लेंगे मेरे से, राइट? सर। ओके सर। और अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ब्लॉक के चार यूनिट्स हैं, राइट? जी सर। 4 यूनिट्स हैं। तो इन 4 यूनिट में से 2 यूनिट आज कवर करते हैं, 2 यूनिट के लिए नेक्स्ट क्लास हमारे पास बच जाएगा, राइट? ठीक है सर, ठीक है, राइट। 2 यूनिट आज हम लोगों को कवर करनी है। इस तरह से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चारों दोनों ब्लॉक का टोटल कंप्लीट। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट में आप लोगों का इनिशियल अटेंडेंस ले लूँ, फिर एक फाइनल अटेंडेंस ले लूंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर चैप्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल पढ़ना है। कितने लोगों ने पढ़ रखा है एसक्यूएल? कितने लोग पहले से जानते हैं एसक्यूएल के विषय में? बताएं आप लोग। हेलो सर, सर विल यू रिपीट सर? मैंने पूछा आप लोग कितने लोग एसक्यूएल जानते हैं, ये सर मैंने मेरे को आती है सर, एसक्यूएल मेरे को बेसिक कोई लैंग्वेज आती है सर। ओके गुड, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है और इसमें काम कैसे होता है, सवाल ये था। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर माना जाता है, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये इसके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड कोई मैनिपुलेशन, क्रिएशन से लेकर के हर तरह के एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं। सर अब आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है आई थिंक अभी। जी, आप जस्ट बता रहे हो, स्क्रीन शेयर भी कर रहे हो, मतलब स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही है सर। स्क्रीन अभी शेयर करूंगा, अभी शेयर नहीं किया ठीक है। हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ओके का सर। एक अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस लेने के बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अटेंडेंस मैंने ले ली और ये मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दिया आप लोगों के सामने। स्क्रीन विजिबल हो रहा है आप लोगों के सामने? हो गया यस विजिबल सर। स्क्रीन? सर सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग साहब, बताएं। सर एक और प्रॉब्लम है आज फिर से। मतलब ना आरसी के एडमिन आए हैं ना टीचर आए हैं ग्रुप में, बीसीए 4 के सेमेस्टर के लिए। तो मुझे बीसीए फिर आना फोर्थ में, बीसीए फोर्थ में क्या हुआ? सर अभी टीचर ना आए, मतलब आरसीएस एडमिन आए हैं, कोई नहीं आए, बस स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो अभी देखिए 8 मिनट हुआ, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, आ जाएंगे टीचर, अभी मैं बोल देता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू आप सो मच सर। आपकी ओके सर किस चीज की आपका। क्लास है रोशन? रोशन क्लास किस चीज की आपकी? सर जावा 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 प्रोग्रामिंग। की क्लास है। ओके, मैं अभी बोलता हूँ, आप थैंक टाइम यू पे। सर, थैंक यू सो मच सर। टाइम वेस्ट करने के लिए दोबारा माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ओके सर, ओके सर। नहीं। तो हम लोगों को पढ़ना है, हमने बताया आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ना है, राइट? एक मिनट मैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, रोशन का, जो आए थे अभी बच्चे। आप लोगों का अटेंडेंस, अभी कुछ बच्चे नए आए हैं तो अटेंडेंस हमें चेंज करनी चाहिए। अटेंडेंस मैंने चेंज कर दी आप लोगों की। तो नमस्ते सर, सर ज्वाइन कर लीजिए ना वो जावा वाली क्लास। ठीक है सर।
हाँ जी बच्चे लोग, अभी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़नी है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, क्योंकि आप लोग बेसिक जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार रिपीट करना चाहिए जो आपके सिलेबस में है। पहले सिलेबस के हिसाब से पढ़ा लेता हूँ, फिर अपने अर्थ से पढ़ा दूंगा मैं। एसक्यूएल क्वेरी के लिए एसक्यूएल कंपाइलर होते हैं, और एसक्यूएल कंपाइलर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक डीडीएल और दूसरा डीएमएल। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो है जिसके थ्रू डेटाबेस में हमें क्रिएशन, अल्टरेशन का फीचर मिलता है। डीएमएल वो है जिसमें हमें मैनिपुलेशन, यानी कि ऑल टाइप ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन शुड बी हैपन। बच्चे थोड़ा चुप रहो बेटा, क्लास ले लेता हूं मैं फिर। हाँ बच्चे लोग, तो मैंने बोला कि डीएमएल और डीडीएल दो कंपाइलर यूज होते हैं, डीडीएल कंपाइलर और डीएमएल कंपाइलर। डीडीएल कंपाइलर से हम क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि हम डिफाइन करते हैं डेटा को, डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, टेबल को डिफाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन, जो भी अल्टरेशन का काम करना हो वो भी करते हैं। तो अल्टरेशन, क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सब का अल्टरेशन और क्रिएशन का काम हम डीडीएल के थ्रू करते हैं, जबकि डीएमएल के थ्रू अल्टरेशन और क्रिएशन को छोड़कर जितने भी ऑपरेशन हैं सब हम करते हैं किसके थ्रू, डीएमएल के थ्रू। अब डीएमएल में क्या होता है, डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी मॉडिफिकेशन काम करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। अब इसके थ्रू, अब इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर structured query language. It is commonly used for all type of database management system to do any types of operations related to the database system. And as we know, all database system can have or should contain what, tabular format or tables. And table is the basic what? Table is the collection of records or collection of related records, not only records, but that is the related records. Structured query language, basically it is a different type of language and comes under the fourth generation language, and it is also non-procedural language, but it is written like English language. There is nothing else. It's like an English language, right? It follows some algorithm. It has some predefined functions too. Using SQL, we can create indexing, we can make security, we can make integrating constraints, we can define views, indexes and all. तो ये होगा बेसिक डेफिनेशन, basics of database management, SQL. अब SQL, there are so many types of SQL statements also, like SQL and SQL star plus. SQL is followed by SQL, where SQL star plus is followed by Oracle system. Oracle is a universal database management system. It's also the query SQL like language. हाँ नवीन, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं सर। तो अब आते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर। हमने कहा कि ये टेबल आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड एसक्यूएल स्टार प्लस। अब आते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, मान लो स्टूडेंट टेबल, क्या लिखेंगे, क्रिएट ये टेबल है, टेबल का नाम, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर, इनरोल नंबर हमने फील्ड का नाम लिख दिया। क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए आपको, वो देख लीजिए आपको किस तरह का चाहिए, इंटीजर में चाहिए कि कैरेक्टर में चाहिए। हमने कहा
वैरकैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर टाइप, 10 डिजिट का चाहिए, नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए हमने कहा। एस नेम एंड वैरकैर 20 का चाहिए हमारे पास। एस एड्रेस टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं होता बच्चे एसक्यूएल के अंदर, इसमें होता है माई एसक्यूएल के अंदर। ओके ठीक है, एसक्यूएल के अंदर नहीं होता ये। आपको एक्सेस के अंदर पढ़ोगे तो टेक्स्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर हमने शो कैरेक्टर का रख दिया। सिमिलरली हम जितने भी फील्ड चाहें हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिएशन का हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा बैग रखा होगा बेटा, तो मैं क्लास ले लेता हूँ फिर बैठते हैं, ठीक है। अभी आप लोग अपना अपना काम कर लो। क्रिएट का जैसे यहाँ पर देखोगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर बनाया हुआ है क्रिएट टेबल पी नंबर प्रोडक्ट नंबर। देखो ये ध्यान रखें आप लोग, प्रोडक्ट नंबर को नंबर लिया है 4 कैरेक्टर का और इसे प्राइमरी की सेट किया। फिर पी नेम प्रोडक्ट नेम कैरेक्टर में 20 कैरेक्टर का लिया, नॉट नल कर दिया। QH क्वांटिटी को कर दिया क्या, 5 कैरेक्टर का ले लिया, ये 5 डिजिट का। डिफॉल्ट 100 कर दिया, यानी कि हमेशा स्टार्ट कितने से होगा, 100 से होगा। क्लास ले लिया 1 कैरेक्टर का और साथ में रेट ले लिया 8,2। 8,2 का मतलब क्या हो गया, 8,2 का मतलब हो गया कि पॉइंट में 2 डिजिट तक, पॉइंट में 2 डिजिट तक, यानी कि अभी पैसे रुपए लेते हो तो पॉइंट में 2 ही डिजिट तक लेते हो ना, 99 पैसे तक चलता है। उसके बाद चेक लगाया, चेक लगा दिया हमने क्या, अगर क्लास ए एंड रेट ग्रेटर देन रेट लेस देन 1000 और क्लास बी एंड रेट लेस देन ग्रेटर देन 1000 एंड रेट लेस देन 4500 और क्लास सी एंड रेट ग्रेटर देन 4500। कहने का मतलब अगर उसका रेट लेस देन 1000 होगा तो क्लास ए के अंदर में आएगा, अगर 1000 से ज्यादा और 4,500 4500 से कम होगा तो वो बी क्लास में जाएगा, और अगर 4500 से ज्यादा आएगा तो हो जाएगा सी क्लास के अंदर, ठीक है। चलो तो ये एग्जांपल हुआ। तो दोबारा जी प्रमोद जी, सर डिफॉल्ट का मतलब हो गया जब स्टार्ट होगा वो नंबरिंग तो बाय डिफॉल्ट पहला नंबर कितने से हो जाएगा, 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। दूसरा टेबल भी क्रिएट किया हुआ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें दूसरे टेबल में एक पॉइंट लगाया गया है, रेफरेंसेस लगा दी गई। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फॉरेन की बनाने का तरीका होता है। हमने कहा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन, प्रोडक्ट नंबर, टाइप डाल दिया 1 कैरेक्टर का, TRS टाइप रख दिया इन्होंने, क्वांटिटी रख दिया 5 डिजिट का, फॉरेन की PR नंबर, रेफरेंसेस प्रोडक्ट PRN नंबर। अब रेफरेंसेस प्रोडक्ट PR नंबर का मतलब हो गया कि रेफरेंस लो प्रोडक्ट टेबल से P नंबर को, यानी कि P नंबर इज अ फॉरेन की फॉर प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है। अब तीसरा कमांड, इसके अंदर सिर्फ 2 ही कमांड चलते हैं DDL के अंदर, एक क्रिएट का और दूसरा अल्टर का। अल्टर करने के लिए क्या लिखा हमने, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, जो कॉलम नया ऐड करना है, जो डेटा टाइप ऐड करना है वो आप लिख दोगे।
तो ये नया कॉलम ऐड करने का कोड हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, एक बेसिकली डाउट है सर। जैसे आपने बताया कि एसक्यूएल है वाला, तो ये एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एंड ये एसक्यूएलाइट, ये क्या अलग अलग होते हैं या ये भी सब सेम है? सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जो क्वेरी लिखने का तरीका होता है वो सेम होता है। ठीक है सर। यस। तो इंसर्ट, जैसे मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो जैसे माइस्क्यूएल के अंदर टेक्स्ट होता है या इंट होता है, बेरकेर भी होता है उसके अंदर, देन ब्लॉग, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो वाले एसक्यूएल के अंदर नहीं आते हैं, मतलब कि वो भी आते हैं। आप बता रहे हैं टेक्स्ट नहीं होता है एसक्यूएल में? हाँ, एमएस एक्सेस सॉरी, इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर टेक्स्ट के बजाय कैरेक्टर होता है। एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया एक्सेस में। आपको जो बेसिक पढ़ना है एमएस एक्सेस ही पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो एक्सेस मैंने अब थोड़ा सा आपने कह दिया है तो देखिए दिखाई देता हूँ सारी चीजें आपको। एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, फोन आपने किया है, पूछ मेरे से रहे हैं आप। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ साहब, आप बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी क्लास ले रहा हूँ इग्नू का, क्लास के बाद ही मैं बता पाऊंगा। क्लास में नहीं जी, संडे बंद होता है जी। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। जी बच्चे देखो, सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। एमएस एक्सेस के अंदर जब जाओगे तो ये डेटा टाइप है: शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम एक्सटेंडेड, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विजार्ड। तो ये इतने तरह के होते हैं, ये सारे टेक्स्ट हैं। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब होता है, शॉर्ट टेक्स्ट डालोगे तो उसका कैरेक्टर हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा कितना, 255 कैरेक्टर तक। जब लॉन्ग टेक्स्ट डालोगे तो उसका साइज आपको बढ़ जाएगा, साइज बढ़ करके वही आपको डबल के साइज मिल जाएगा। फिर अगर आप करोगे नंबर करोगे तो नंबर का साइज आपको पता है, नॉर्मल जो नंबर सिस्टम होते हैं उसके हिसाब से चलता है। लार्ज नंबर में क्या होता है, इसका ऑटो साइज हो जाता है, जैसा दोगे उसके हिसाब। डेट एंड टाइम में सिर्फ डेट एंड टाइम डाल सकते हो। डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड में ऑटो डेट एंड टाइम हो जाता है। करेंसी में डॉलर का साइन आ जाता है, बाई डिफॉल्ट आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ऑटो नंबर में तो मतलब ऑटो इंक्रीमेंट चलता है, 1 2 3 4 5 6। यस नो में लिंकिंग के लिए जैसे आप चेकबॉक्स लगाते हो, चेकबॉक्स के लिए यस नो लग जाता है। कोई ऑब्जेक्ट कोई फोटोग्राफ वगैरह अटैचमेंट करनी है तो उसके लिए लगता है हाइपरलिंक बनाने के लिए। हाइपरलिंक भी हाइपरलिंक बनाने के लिए होता है। अटैचमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। कैलकुलेटेड के अंदर क्या करते हैं, हम कोई डेटा कैलकुलेट करना है, कोई फंक्शंस यूज करना है, तो फंक्शन यूज करने के लिए हम ये सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के लिए फाइनेंशियल फंक्शन यूज करना है, कि डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज करता है, कि कन्वर्जन फंक्शन यूज करना है, कि मैच फंक्शन यूज करना है, कि प्रोग्राम फ्लो करना है, कि टेक्स्ट का फंक्शन यूज करना है। सारे फंक्शन एक्सेल वाले आपको मिल जाएंगे, इसमें आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एमएस एक्सेस का पार्ट। अब जैसा कि आपने कहा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास है कि नहीं माई सिक्वल तो नहीं होगा शायद, माई सिक्वल नहीं है मेरे पास। माई सिक्वल नहीं है, मैं सिक्वल दिखा देता हूँ। सिक्वल होगा मेरे पास। मैं सबसे ज्यादा माई SQL में काम करता हूँ, तो इसलिए SQL मेरे पास मिलेगा। माई सिक्वल बहुत कम, माई सिक्वल में पहले यूज करता था मैं। अभी ओपन बेसिकली होने पीएचपी के साथ हम माइस्क्यूएल यूज करते हैं, पीएचपी के साथ PHP के साथ माई सिक्वल ही यूज होता है।
हाँ, एक जेंगो के साथ एसक्यूएलाइट यूज भी कर लेते हैं। एसक्यूएलाइट SQLite यूज होता है, हाँ मैं SQLite भी यूज कर सकता हूँ। PHP, पहले इनिशियली मैं PHP डेवलपर था, फिर मैंने अपने आप को मूव करके मैं .NET में आ गया। तो .NET में SQL चलता है, माई SQL नहीं चलता है, SQL और ओरेकल चलता है। ये सर तो चलो ठीक है, और अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को भी। ठीक है तो इस सर, तरह ठीक है से सर। हमें अल्टर करने के लिए क्या करते हैं, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ कोई कलम ऐड करना है, ऐड लिखते हैं, कलम का नाम लिखते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, हो गया। अगर मॉडिफाई करना है, जो ऑलरेडी टेबल में फील्ड है उसको मॉडिफाई करना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, कलम का नाम, उसका डेटा टाइप चेंज कर दो जो भी। देखिए आप डेटाबेस सिस्टम इसमें जाते हैं, तो अगर मान लेते हैं हम इसी को ले लेते हैं, इस पर टेबल सी मैंने बना रखी होगी कोई ना कोई। यहाँ ये हमने टेबल बना रखी है, इससे डिजाइन व्यू में मैं जाता हूँ, SQL है ये। तो इसमें जब जाके देखेंगे ना, तो आपको इसमें टेक्स्ट नहीं मिलेगा। टेक्स्ट के लिए क्या मिलेगा, एंड टेक्स्ट मिलेगा और कनेक्टर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी सर इस कोर्स में हमारे में किस वाले डेटाबेस हम क्या एक्सेस पे काम करने वाले हैं या फिर MS एसक्यूएल एक्सेस पे सर्वर ही पर? आएगा, आपका सिलेबस के अनुसार MS एक्सेस है। एमएस एक्सेस, ठीक है सर। और जब प्रैक्टिकल की जब क्लासेस होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कैसे काम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल शेड्यूल अलग से आएगा हमारे पास हाँ जी, प्रैक्टिकल का शेड्यूल बाद में आएगा, हो सकता है उसकी क्लासेस ऑफलाइन भी हो, तो आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा। अभी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, ताकि सारे लोग एटलीस्ट अपनी स्टडी प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए करें, प्रैक्टिकल के लिए बाद में क्लासेस हो सकें। सर असाइनमेंट के आंसर क्या सर? जी प्रमोद जी। सर हमारे पिछले 2 सेमेस्टर की प्रैक्टिकल क्लास तो ही नहीं सर। तो एग्जाम भी तो प्रैक्टिकल का नहीं हुआ, बताओ लॉकडाउन में कैसे होता, मान लो आप बीमार पड़ जाते, आपको कुछ हो जाता खुदा न खास्ता, तो क्या कर किया जाता, बताओ। सर ऑनलाइन होता सर, और जगह ऑनलाइन भी तो हुई थी। ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास कैसे होगा ये बता दो मुझे। तो आरसी थ्योरी कॉल क्लास और प्रैक्टिकल क्लास में डिफरेंस क्या होगी, यही बता दो मुझे, समझा दो बस। जी सर। कि जब ऑनलाइन हम प्रैक्टिकल क्लास ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास, आप ये बताओ। बोलिए, समझाइए मुझे, तो मैं आगे बात करता हूँ कि नहीं भैया ऐसे इनको चाहिए। मैं कैसे आपके सिस्टम पे बैठ के आपका काम करा पाऊंगा, मैं कैसे आप लोगों के सिस्टम को देख पाऊंगा मैं कि कौन क्या कर रहा है। जी सर। चलिए, हमने कहा क्या, अल्टर करने के लिए, नया कलम ऐड करने के लिए, कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना हो उसके लिए, सबके लिए यहाँ सिंटेक्स दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। टेबल को डिलीट कर देना है, परमानेंटली टेबल ही पूरी डिलीट कर देनी है, तो उसके लिए ड्रॉप चलता है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो ड्रॉपिंग हो जाता है, ये पूरा का पूरा टेबल ही हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 तरह के कमांड आते हैं DDL के अंदर, बाकी सारे कमांड आते हैं DML के अंदर। अब DML है क्या, अब सवाल ये आता है कि DML का कैसे लिखें हम। DML में बेसिकली हम सेलेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज लिखते हैं, जैसे कोई भी चीज हमें डिस्प्ले करानी है, कोई चीज देखनी है, डेटा, तो उन सब के लिए हम DML कमांड यूज करते हैं। और DML में सबसे पहले देखो, यहाँ पर पहला कमांड लिखा हुआ है, सेलेक्ट ई नेम सैलरी एंड सैलरी प्लस 300 फ्रॉम EMP। तो ये EMP टेबल से क्या करेगा, EMP टेबल से, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने गलती करी SQL बंद करके, SQL मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें कुछ कमांड चला के दिखा देता हूं आप लोगों को, और फर्दर आप लोग खुद ही करने लगोगे। जब 2-4 कमांड पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप लोग खुद ही कर लोगे। ये देखो, अगर प्रैक्टिकल क्लास भी बच्चे में होती ना,
तो ऐसे ही कर पाते ना, स्क्रीन शेयर करके बता देते थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं होता। तो वही थ्योरी है, वही प्रैक्टिकल क्लास है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ इसमें इन्होंने क्या बनाया है टेबल। अभी हमारे पास 3 चीजें हैं, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, 3 फील्ड का एक टेबल बना लेता हूं मैं, जरूरत पड़ेगा तो और भी बना लेंगे। चलो मैं डिजाइन व्यू से बना लेता हूं मैं। हमने कहा क्या, EMP ID हमने रख दिया, इसको क्या रख देते हैं, इसको रख देते हैं बिग इंट। ई नेम एन वैर का 50 कैरेक्टर का रख देते हैं। डिपार्टमेंट हमने रख दिया एन वैर कर, और सैलरी हमने रख दिया बिग। ऐसे तो इंट ही काफी है, लेकिन बिग इंट रख देता हूँ। इसको हमने प्राइमरी की बना दिया, और साथ में इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए तो अपने आप बढ़ता रहे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर आइडेंटिटी को यस कर देते हैं। यस करते ही 1 by 1 इंक्रीमेंट की बात आ जाती है। ऊपर में डिफॉल्ट वैल्यू दिया होगा, डिफॉल्ट लिखा होगा, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कह दिया क्या, डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास जरूरी नहीं है इसको, चलो 1 2 3 4 ही रहने देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। सेव किया हमने EMP के नाम से, तो EMP टेबल बन गया। न्यू क्वेरीज में जाते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखो कोई डेटा रिकॉर्ड इसमें नहीं है, आपको फिल करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। है भैया, हमने नेम रखना है, नेम हमने रख दिया ब्रिजेश, डिपार्टमेंट रख दिया IT, और सैलरी रख दिया हमने, चलो मैं 2000 रुपये सैलरी रख देता हूँ। हमने इसको एग्जीक्यूट कर दी। 1 रो इफेक्टेड। देखो हमारे पास हमने 2 बार क्वेरी चला दी थी, तो 2 कलम हो गया, इसमें 2 रोज हो गए। गलती से मैंने 2 बार क्वेरी चला दी, पहली बार एक बार चला दिया था, दूसरी बार भी मैंने चला दी। तो क्या कर देता हूं मैं, डिलीट फ्रॉम EMP where EMP ID is equal to 1। हाँ जी, तो हमने अभी क्या लिखा, EMP ID 1 जिसका है उसकी वैल्यू हमने डिलीट कर दी। अब हमने कुछ और वैल्यू इसमें इंसर्ट कर देना है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड से हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। देखो हमने इतना 4-5 वैल्यू सर्च कर दी। सेलेक्ट स्टार को इस कितनी वैल्यूज हैं, 1 मिनट, आप लोगों के पास स्क्रीन थोड़ा छोटा आ रहा होगा।
तो दिख रहा है आप लोगों को? सर जूम करके देख रहे सर। याद भी नहीं है ना, याद भी नहीं रहता किधर में क्या। फॉन्ट एंड कलर्स ये रहा। अब तो दिख रहा होगा ना? जी सर, जी सर। तो ये मैंने लिखा। अब मैंने लिख रहा हूँ क्या, अब आपका उठा रहा हूँ वही क्वेरी जो आपके बुक में है, मैंने उठाया ये और एज इट इज मैंने पेस्ट मार दी यहाँ। अब गलती ये है कि सैलरी मैंने पूरा लिखा है, ए से एल नहीं लिखा है। चलो, मुझे बार बार इसी की क्वेरी चलानी है तो मैं टेबल को ही अल्टर मार देता हूँ। टेबल मैंने ईएमपी बनाई थी, बार बार लिखने से अच्छा है सैलरी हमने कर दी और अब मैंने इसी को चला दिया। तो देखो ये क्या हुआ, देख पा रहे होगे आप लोग, नेम आ गया, सैलरी आ गया, ये सैलरी कमांड, और सैलरी प्लस 300 यानी कि 300 रुपये प्लस करके इसमें आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। दूसरा है, अगर मान लो एनुअल सैलरी प्लस 300 निकालना है, एनुअल सैलरी प्लस 100 है। तो देखो एनुअल सैलरी 2000 का एनुअल सैलरी कितना हो गया, 24,000 और प्लस 100 रुपये, 12 इंटू SAL प्लस 100। पहले आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा दिन भर आने जाने का प्रोसेस बंद करो, टाइम पे आ जाओगे तो पढ़ाई अच्छे से होगी। बार बार डिस्टर्बेंस होती है पर नीचे करने में। हाँ जी बच्चे लोग, 1 सेकेंड। नेक्स्ट है क्या है, सैलरी। अगर हम इसको इस तरह से भी लिखे हम कमांड को, ध्यान देना आप लोग। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एसक्यूएल कमांड उठा रहा हूँ की बुक से और डाल दे रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या है, हमने पहले क्या लिखा था कि 12 इंटू सैलरी और लास्ट में 100 रुपये ऐड करा था, और अब मैंने कह दिया कि 100 रुपये पहले इंक्रीमेंट कर दो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, मैं 1 साल का निकालो। तो अगर 2000 रुपये था तो 2100 रुपये हो गया, और 2100 इंटू 12 तो 25,200 रुपये इसका ये निकल गया। ये हमारा होता है प्रोसेस। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। To print column name as name and annual salary, select to print column name as name। कॉलम का नाम, जो ये कॉलम का नाम है ना, ई नेम आ रहा है, उसको नेम दे देना है और एनुअल सैलरी प्रिंट करना है। तो नॉर्मल हम लिखेंगे कि नेम, ई नेम को हमें क्या बना देना है, नेम बना देना है। देखो भाई कौन है, गाड़ी कौन बजा रहा है? ई नेम, नेम। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पहले इसको चला लो। अब देखो ई नेम के जगह पे क्या कॉलम का नेम लिख के आ गया, नेम, और एनुअल सैलरी इंटू 1200 था ना, तो इसके जगह पे क्या लिख के आ गया, एनुअल सैलरी। जब किसी कॉलम का नाम चेंज करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेम एज नेम एज कॉलम। तो ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, एज दोगे तो भी चलेगा, एज नहीं दोगे तो भी चलेगा।
आई थिंक आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। और यस सर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, प्रिंट नेम इज ए जॉब एज वन स्ट्रिंग विथ कॉलम नेम एम्प्लॉय। अब देखो जैसे जॉब, जॉब मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। अब पोजीशन नाम का फील्ड तो मैंने रखा ही नहीं है, तो मैं पोजीशन के जगह पे क्या कर देता हूँ, डिपार्टमेंट कर देता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट रखी है। ये सिंगल कोट होता है, बच्चे लोग ध्यान रखना है ना। नेम और इज डीईपी। डिपार्टमेंट में मैंने क्या लिखा है, डीईपीटी लिखा है या डीईपी लिखा है, डीईपीटी लिखा है। तो क्यों गलत हुआ, ये कहाँ पे सिंटेक्स गलत हुआ है। डीईपीटी एज एम्प्लॉय, ठीक है, और नहीं ले रहा है ना। और क्यों नहीं ले रहा है, एक मिनट। और सिंटेक्स में है। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट मुझे देखने दो। प्रिंट नेम इज ए जॉब एज वन स्ट्रिंग विथ नेम कॉलम नेम एम्प्लॉय। ओके, यानी कि नेम ब्रिजेश आईटी लिखा हुआ आना चाहिए, ब्रिजेश आईटी लिखा हुआ आना चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो और एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो सर इसे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं सर, और नहीं कहते इसमें डायरेक्ट। और तो हाँ, और से आता है जो आप पाइप यूज करते हैं ना, पाइप सिंबल्स लाइन के, यूज वो कर रहे हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं और यस सर। बोलते हैं इसको, ठीक है सर और तो लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा ना, और एंड। बिल्कुल, यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है इसको, ठीक है, लेकिन यस वो सर। वर्क हाँ नहीं कर रहा है, जबकि वर्क करना चाहिए। सिंटेक्स गलत नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंटेक्स इज ओके, सिंटेक्स ठीक है सर, सिंटेक्स ओके है सर। सिंटेक्स इज ओके, बट वर्क नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा कभी कभी होता है, इश्यूज आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो सिंटेक्स में कुछ है ही नहीं गलती, लेकिन फिर भी कभी कभी ये स्पेस भी दिक्कत करता है, लेकिन अभी भी दिक्कत कर रहा है। चलो विल सी इट लेटर ऑन, मैं पहले कर लूंगा इसको, रखूंगा आप लोगों को। सिमिलरली अगर हम बातें आगे की बात करें हम लोग, तो अब देखो, अब तो बेसिक क्वेरीज आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे रन करनी है और कैसे लिखना है हमें। अब सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर का मतलब होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट नंबर डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा, एक बार दिखाएगा तो दोबारा वो नहीं दिखाएगा। आईटी आ गया, आईटी एक बार है तो एक बार ही आएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है टू रिमूव डुप्लीकेशन, ठीक है। फिर आपके पास सेलेक्ट नेम, ई नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 1500। तो 1000 से 1500 के बीच में जिसकी सैलरी होगी उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। हमने कहा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एमजीआर इन दिस। अब एक तो बिटवीन कमांड होगा, बिटवीन में हम क्या करते हैं, दोनों लिख देते हैं कि इससे और इसके बीच में। और इन हमने लिखा तो इन का मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख दी हमने ना,
तो इनमें से कोई भी हो तो, इन का मतलब होता है इनमें से कोई भी हो तो। अब इनमें से अगर कोई भी मिल जाए 7902, 7566 और 7788, तीनों में से कोई भी मिल गया तो वो दिखाएगा। उसके बाद आते हैं लाइक कमांड पे। लाइक कमांड का मतलब क्या होता है? लाइक कमांड बेसिकली किसी कैरेक्टर को या किसी कैरेक्टर को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें उन लोगों का नाम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, जिनका ए से एंड हो रहा है, जिनका सेकेंड कैरेक्टर ए है। ऐसा कुछ कंडीशंस अगर है आपके पास तो उस तरह के कमांड्स के लिए, उस तरह के सिचुएशंस के लिए लाइक कमांड यूज किया जाता है। जैसे क्वेरी नंबर 1, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद एस। तो हमने लिखा क्या? जिसका नेम स्टार्ट हो एस से उसका डिटेल्स चाहिए। तो हमने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक S%। S% लिख दिया तो जिसका स्टार्ट एस से होता है उसका दिखा देगा। %S लिख देंगे तो जिसका एंड होगा एस से उसका नाम आ जाएगा। और अंडर स्कोर एस और % लिख देंगे तो जिसका सेकेंड कैरेक्टर एस होगा उसका आ जाएगा। ये 3 कमांड है। दूसरा देखना है, नेक्स्ट कमांड है इज नल ऑपरेटर। कोई नल के लिए चेकिंग करनी है तो नल के लिए सिंपल लिख देते हैं इज नल। जैसे सेलेक्ट ई नेम MGR फ्रॉम EMP वेयर MGR इज नल, तो जिसका MGR नल होगा उसका डिटेल्स आ जाएगा। हमने कहा टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड of salesmen or president who are having salary 15,000. Print above those records of salesmen or president who are having salary greater than 15,000. सेल्समैन हो या प्रेसिडेंट हो उनका डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो। तो हमने क्या लिखा? सेलेक्ट ईमेल जॉब सेल from EMP where job equal to salesman or job is equal to president, दोनों मैच कर लिया and salary greater than 15,000। तो ये सैलरी और जॉब को कंबाइन करके इसमें रिजल्ट हमारे पास। ऑर्डर बाई क्लॉज होता है। ऑर्डर बाई क्लॉज में क्या होता है? ऑर्डर बाई का मतलब डेकोरेटिंग क्लॉज है। डेकोरेटिंग क्लॉज यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमें डालने के लिए ऑर्डर बाई क्लॉज डालते हैं। अब हम इसमें ऑर्डर बाई क्लॉज में क्या लिखते हैं? नॉर्मल सेलेक्ट जो भी लिखना है लिखिए, उसके बाद लिखिए कि ऑर्डर बाई के साथ क्या लिखेंगे आप लोग? ऑर्डर बाई जिसके बिहाफ पे आपको ऑर्डरिंग देनी है, जिसके बिहाफ पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डेकोरेट करना है वो लिखेंगे। और कॉलम का नेम जी, जैसे यहाँ पर देखो सेलेक्ट EMP नंबर, E name, salary into 1200, salary into 12 as annual salary from employee, order by annual salary। एनुअल सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट दिखा देगा। जब ऑर्डर बाय के साथ में हम कोई अदर चीज नहीं लगाते हैं, उसको ऑर्डरिंग टाइप नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर चलता है असेंडिंग ऑर्डर। और जब ऑर्डर बाय एनुअल DESC लिख दोगे स्पेस दे करके, DESC डिसेंडिंग के लिए DESC होता है, असेंडिंग के लिए ASC होता है। लेकिन असेंडिंग के लिखने की जरूरत नहीं है। अगर असेंडिंग नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में चलता है, और DESC लिख दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं कुछ। एग्रीगेट फंक्शन मींस काउंट, मतलब काउंटिंग करना हो तो काउंट और ब्रैकेट में स्टार लिख दो उसको। सम करना हो तो सम और ब्रैकेट में जिस वैल्यू का सम करना है पूरा कॉलम का ऐड करके दिखा देगा। मिनिमम निकालना है तो मिन के साथ जो वैल्यू आपको चाहिए वो लिख दो। मैक्सिमम, एवरेज, ये कॉमन मेथड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द बुक्स। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया, आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप लोग इसको करेंगे। ये देखो चेक प्रोग्रेस में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे,
कर लोगे आप लोग। तो एसक्यूएल क्वेरी से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, मिनिमम 10 नंबर से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके सर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, एक तो डीसीएल होता है, डीडीएल और डीएमएल आपने देख लिया। तीसरा डीसीएल होता है। डीसीएल का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किसी भी यूजर को आप क्या करेंगे, जैसे यूजर को परमिशन देते हैं, यूजर बनाते हैं, यूजर को परमिशन ऑथराइज करते हैं कि इस पार्ट पे वो काम करेगा। ना ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन वाली जो बातें आती हैं वो सारे आते हैं डीसीएल के अंदर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। परमिशन ग्रांट करते हैं, जैसे हमने क्रिएट यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय और पासवर्ड है, ये कमांड चला देंगे तो ये यूजर बन जाएगा और उसका पासवर्ड बन जाएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्रिएट यूजर एमसीए 12 आइडेंटिफाइड बाय W123, ये हमने कमांड लिख दिया। अब यूजर का नाम हो गया MCA12 और उसका पासवर्ड हो गया W123। अब हमने क्या किया, एक मिनट बच्चे लोग, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट जरूरी काम आ गया। तो अब इसमें यूजर के कमांड को अपडेट करना हो तो अपडेट के सर लिए चला देंगे हम लोग, डिलीट सर करना हो डिलीट के लिए डिलीट चला देंगे। राइट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलो। ये क्रिएट यूजर जो होता है, ये यूजर क्रिएट कहाँ करता है, मतलब किस एक डोमेन में करेगा क्रिएट? नवीन, एक मिनट। हाँ धीरेन्द्र, वो थोड़ा सा हाँ नवीन, आप पूछो बच्चे। सर ये यूजर क्रिएट कहाँ होता है, मतलब किस डोमेन में होता है? किसी टेबल में यूजर क्रिएट होता है या कहाँ पे होता है ये ठीक, वाला? आपने क्या किया, आप जब काम हम लोग कर रहे हैं अभी, क्या डिफॉल्ट यूजर से काम कर रहे हैं, राइट? यस सर। जैसे अभी मैंने लॉग इन करा, डिफॉल्ट यूजर मिला, देखो मैं लॉग आउट कर दिया, ये देखो डायरेक्ट यूजर ऑथेंटिकेशन में, विंडो ऑथेंटिकेशन में है। जब यहाँ सर्वर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट? ओके तो सर, जब हम एमएस एक्सेस में भी यही होता है, मतलब ये तो एमएस एसक्यूएल एक्सेस सर्वर में का है नहीं इसका तो। होता, एमएस एक्सेस में नहीं होता बच्चे, ये एसक्यूएल माई सीक्वल इन सब में चलेगा। ओके ओके ठीक है, गुड। माई सीक्वल में आप पीएचपी में अगर जॉब करते हैं, पीएचपी में काम करते हैं, पीएचपी में भी करता हूँ सर, जेंगो पे भी करता पीएचपी में काम करते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लिखते होंगे, राइट? हूँ। यस सर, यस सर, यस। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में आप क्या डालते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। हाँ सर, लेकिन उसका अलग से टेबल क्रिएट करता हूँ, मतलब मैं, और या फिर उसको एडी से डायरेक्ट ये ना बाइंड करते हैं हम नहीं नहीं, एलडेप के थ्रू। यूजर से आप डायरेक्ट बाइंड करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जब आप तैयार करते हैं उसका, तो वहाँ आप यूजर नेम अगर नॉर्मल यूजर नेम यूज करते हैं तो यस सर, बाइंड। यस सर, हाँ वो डिफॉल्ट, हाँ यस सर, ये सर एक होता है यूजर नेम जो डिफॉल्ट हम रखते हैं उसको, यस, बट अगर आप बाकी यूजर्स के लिए हम नहीं करते। नहीं, एक ही यूजर बाय डिफॉल्ट वो होता है, लेकिन जब आप उसको लाइव करोगे, लाइव प्रोजेक्ट करे हो कभी? हाँ सर, किया है सर। तो लाइव जब करते हो तो लाइव पे डेटाबेस बनाते हो, राइट? सबसे पहले तो डेटाबेस ठीक है सर। बनाते हो तो क्या डालते हो वहां पर, पहले यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है आपको, बिल्कुल सर, डेटाबेस क्रिएट कनेक्शन के लिए करना डालना पड़ता है, पड़ता है। पहले क्रिएट करना पड़ता है। हर एक डेटाबेस का इंडिविजुअल यूजर नेम और यूजर पासवर्ड होता है, और उसके यस सर, अकॉर्डिंग यस क्या सर, करके आप उससे कनेक्ट करते हो, राइट? यस यस यस, समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। इसमें होस्ट नेम भी होता है अलग से, आप उसमें क्या करते हो, होस्ट नेम डालते हो, होस्ट नेम के रूप में लोकल होस्ट डाल देते हो या आईपी एड्रेस डाल देते हो। पीएचपी के थ्रू अगर काम करते हो तो पीएचपी में ये पैटर्न है। एक मिनट बच्चे, आज बेसिकली मैं जा रहा हूँ अपने नेटिव प्लेस, तो थोड़ा सा
जल्दी क्लास ओवर करूंगा मैं, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों को 14 को है ना, यस सर। ऐसे क्लास क्या मैं पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास देकर कवर कर दूंगा सिलेबस, टेंशन लेने की। सर इनका असाइनमेंट का लास्ट डेट क्या है सर? सॉरी, 15th ऑफ मई। 15th ऑफ मई। ओके सर। एक मिनट। हेलो, यस सर। बेटा एक मिनट। नेक्स्ट है व्यू। व्यू क्रिएट करना। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल का मतलब हम रन टाइम में टेबल बना करके रन टाइम में यूज करते हैं और उसको रख देते हैं, तो एक विशेष कहते हैं वर्चुअल टेबल, ठीक है। ये भी आप लोग क्रिएट व्यू और व्यू का नाम और फिर टेबल का नाम देकर के जिस टेबल से जो जो प्रॉपर्टी लेनी है हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखो क्रिएट व्यू, ईएमपी सेल और नेम, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, एज select d dot d name, minimum sal, minimum of e dot sal, max dot e dot sal, average of e dot sal from emp e department d। मतलब d वाला सब डिपार्टमेंट टेबल से आ जाएगा, एम्प्लॉई वाला टेबल से e वाले सारे आ जाएंगे। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू e dot department number is equal to d dot department number, ठीक है। ये आप लोगों को देखो, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे कर करके देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों को, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है सर। इस तरह से ये पहला चैप्टर में यही पॉइंट थे। ये आपका पहला चैप्टर का काम खत्म हो गया। अब नेस्टेड क्वेरीज है, पहले चैप्टर में ही है नेस्टेड क्वेरीज, क्वेरी विद इन क्वेरी। जैसे आप लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा था, नेस्टेड लूप पढ़ा था, इसी तरह से नेस्टेड क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज होती है। नेस्टेड क्वेरीज का मतलब क्वेरीज के अंदर क्वेरीज लिखना, यानी सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट लिखना है। तो नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आ जाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है इसमें, डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु जॉब टाइटल इज द सेम एज दैट ऑफ एम्प्लॉय 7566 एंड सैलरी इज मोर देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 7788। यानी कि उस एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए, उन सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जिनका पोजीशन जो 7566 का पोजीशन है वही है, लेकिन जिसकी सैलरी 7788 से ज्यादा है।
मतलब कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का डिटेल्स बताइए जिसके नवीन की जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट तो सेम हो लेकिन मुकेश के सैलरी से ज्यादा, मुकेश की सैलरी से ज्यादा। मैं डिपार्टमेंट चेक करना है नवीन का और सैलरी चेक करना है मुकेश का, यानी दो चीजें करनी है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक तो हमें डिटेल्स के लिए लिखना पड़ेगा, एक मुकेश का सैलरी मैच करने के लिए लिखना होगा, एक नवीन का डिपार्टमेंट मैच करने के लिए लिखना होगा। तो इन तीनों कंडीशन को जो एक साथ हम मर्ज करते हैं, ऐसे सिचुएशंस को हम कहते हैं क्या, नेस्टेड क्वेरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखोगे, सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय जॉब एम्प्लॉय where job is equal to select job from EMP where EMP number is equal to इतना। अब ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, एम्प्लॉय 7566 का जॉब निकाल के जॉब से मैच कर लिया, एंड सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP where EMP नंबर इज इक्वल टू इतना। ये गलत है, सेलेक्ट नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP where EMP नंबर इज इक्वल टू 7788। तो इस तरह से 7788 का सैलरी निकालेगा और देखेगा कि सैलरी बड़ा हो और उसका पोजीशन सेम हो, तो इसके ऊपर क्वेरी चलेगी। इस तरह की क्वेरीज को हम नेस्टेड क्वेरीज के नाम से जानते हैं। बाकी की क्वेरीज आप लोग खुद करेंगे, ये जहां डाउट होगा पूछेंगे। पहला चैप्टर हमारा खत्म। तो जॉइंस भी पढ़ेंगे हम, इनर जॉइंस, आउटर जॉइंस वगैरह, लेफ्ट लाइन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है बच्चे। अच्छा ठीक, ओके कहोगे आप लोग तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से, लेकिन है नहीं, ठीक है सर। बता दूंगा ज्वाइन में लास्ट क्लास में, ठीक है हाँ सर, अगर एक बार बता दोगे तो ठीक है, ओके सर, बता दूंगा। ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी मैनेजमेंट, ये देखो चैप्टर लॉजिकल है, आप लोगों को लॉजिकल तरीके से इसको पढ़ना है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जब लेन देन होता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, तो एवरी शेयरिंग itself is known as transaction. Transaction is the process of sharing information between users and you. यूजर और आपके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को ट्रांजैक्शन के नाम से जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में आप बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, तो कहते हैं ना एक ट्रांजैक्शन मेरा हो गया, राइट, तो वो भी ट्रांजैक्शन ही है। बैंक में पैसे जमा करने जाते हो, वो भी अपने आप में ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर डेफिनेशन बहुत प्यारा एक लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ वर्क इन द डेटाबेस सिस्टम that deals with the large number of transactions are also termed as transaction processing system. What is transaction? Transaction is a unit of data processing. For example, some of the transactions that at a bank may be withdrawal or deposit of money, transfer of money from A's account to B's account. A transaction would involve manipulations of one or more data values in the database. Thus, it may require reading and writing of database values. For example, the withdrawal transaction can be written in pseudocode like this. अब यहाँ पर कह रहा है क्या, देखो मान लो ए अकाउंट से बी अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो क्या करोगे, ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो पहले आप ए अकाउंट को रीड करोगे। आपका बैंक में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या लिखा हुआ है, पहले ए अकाउंट में जाएगा, ए अकाउंट से रीड करेगा कि इसमें पैसा है कि नहीं है, फिर बी अकाउंट में जाएगा, उससे चेक करेगा कि इसमें इस ए अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, करता है। अब जब चेक कर लिया कि हाँ जितना पैसा विड्रॉ करना है या जितना पैसा ट्रांसफर करना है उससे ज्यादा ए अकाउंट में है, तो क्या करेगा, ए अकाउंट से उतना डिडक्ट करेगा और फिर बी अकाउंट को उतना प्लस करके और बाहर फेंक देगा कि यस सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर ऐसा नहीं है, जैसे ए अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तब क्या करेगा, ए अकाउंट में पैसा नहीं है उतना, तो करेगा क्या, वेट करेगा ट्रांजेक्शन के लिए, राइट, और लिख देगा, सबमिट कर देगा कि अब प्रॉब्लम है, बैलेंस लो है, या कुछ भी जो भी जिस तरह का प्रोग्राम लिखा होगा उस तरह का कर देगा। और ट्रांजैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन का नाम दे देते हैं और ट्रांजेक्शन क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, विड्रॉल अमाउंट चाहिए। विड्रॉल अमाउंट जैसे डालोगे आप 1000 रुपये, तो 1000 वहां डाल दिया आपने। ट्रांजेक्शन बिगिन इफ एग्जिस्ट, यानी एक्स जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना है वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है। इफ एग्जिस्ट तो रीड एक्स डॉट बैलेंस, तो एक्स का बैलेंस रीड करो। अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो डायरेक्ट एस में जाएगा, जिसमें अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट करके मैसेज आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, अगर एक्स डॉट बैलेंस है, अभी तो बैलेंस है, अब चेक करेंगे क्या बैलेंस ग्रेटर है कि नहीं है जितना निकालना है उससे। अब एक्स डॉट बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉल अमाउंट। अगर विड्रॉल अमाउंट से ज्यादा है तब तो जाएगा अंदर, नहीं तो कह देगा ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी प्रोसेस। अब ज्यादा अमाउंट है तो कहेगा देन सब्ट्रैक्ट द विड्रॉल अमाउंट, राइट एक्स डॉट बैलेंस एंड सबमिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये ट्रांसफर के लिए है, जस्ट रीड इट आउट। कभी कभी आप लोगों को पेपर में क्या पूछ देता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखो। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं। चलो, तो ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड और इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरेबिलिटी और परमानेंस। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन होगा, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एक ट्रांजेक्शन जब प्रोसेस में होगा दूसरा ट्रांजेक्शन को देख कर आता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, देखा हमेशा क्या होता है ट्रांजेक्शन में कंसिस्टेंसी रहती है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसके बाद वो दूसरा होता है। आइसोलेशन और इंडिपेंडेंस, हर एक ट्रांजेक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होता है जो अपने अलग से ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ट्रांजेक्शन स्टार्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक, एग्जीक्यूशन से लेकर के टर्मिनेशन तक, मतलब स्टार्ट से लेकर के टर्मिनेशन तक बाई डिफॉल्ट कर सकते हो जितने भी प्रोसेस होते हैं। और उन प्रोसेस के अगेंस्ट जो रोल बैकिंग प्रोसेस से लेकर के एडिटिंग प्रोसेस, में हर प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। ये चारों प्रॉपर्टी याद रखना है आप लोगों को, ये पेपर में आ सकता है। कंकरेंट ट्रांजेक्शन, कंकरेंट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब एक के बाद एक ट्रांजेक्शन होती है कंकरेंट ट्रांजेक्शन में। पहला ट्रांजेक्शन आया, दूसरा ट्रांजेक्शन आया, तीसरा ट्रांजेक्शन, जिस तरह जिस इंटरवल में ट्रांजेक्शन आया उस इंटरवल में ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं कंकरेंट ट्रांजेक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है हेलो, ऑपरेटर है और कुछ प्रोसेस कुछ जरूरी की वजह से मैं आज निकल रहा हूँ बिहार के लिए, कहाँ जा रहा हूँ।
अब ट्रांजेक्शन, कंकरेंट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे, तो कंकरेंट ट्रांजेक्शन का मतलब एक के बाद एक ट्रांजेक्शन होता है, तो कंकरेंट ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन 1 जैसे ट्रांजेक्शन 2 कमिट हुआ, कंप्लीट हुआ, ट्रांजेक्शन 1 बिगिन हुआ। इसी तरह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट एक के बाद एक करते हैं। तो ये आप लोग खुद देखेंगे बच्चे, जब डाउट होगा तो पूछेंगे आप लोग। जो चीजें पढ़ाने लायक नहीं है उसको करके फायदा नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट करके आप लोगों का भी और मेरा भी। हेलो, सारे लोग हो बच्चे? जी सर, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, एक छोटा सा बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से सबसे, कि आप लोग पूछते नहीं हो क्या? आप लोगों को डाउट नहीं होता कि मेरा समझ में नहीं आता पढ़ाना? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है, प्रमोद को आ रहा है, मानो थोड़ा बहुत, नवीन रिप्लाई करते हैं, बाकी सारे बच्चे आते हैं। या 2-3 कंडीशन मुझे लगते हैं ऐसे, या तो समझ में नहीं आ रहा है, या सब जानते हैं, या सब फोन ऑन करके सो जाते हैं। अब नहीं कौन सर, ठीक ठाक ही है। जदीप आप भी बोलते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं आप भी। बाकी ये बताओ कि इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आप लोगों के ग्रुप में? लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं, 200 के आसपास बच्चे। आते सर क्यों ज्वाइन ही नहीं किया हुआ सर, 15 नहीं? मिनट किया हुआ है। और बाद में कहेंगे कि क्लास ही नहीं होती। सर 20-25 ज्वाइन होते हैं मैक्सिमम। वही तो बोल रहा हूँ, लगभग 150-200 बच्चे हैं, और सिर्फ 15-16 बच्चे मेरी क्लास में तो आज शायद हाईएस्ट है 15-16 बच्चे। चलो कोई बात नहीं है, जिसकी मर्जी। और सब लोग पढ़ो, आप लोग देखो, आप लोग सीरियस हो, अच्छे बच्चे हो, तो इसीलिए आप लोग आए हो। बाकी नकारा है, नहीं आए हैं, और क्या कहेंगे। या वो लोग ज्यादा स्मार्ट भी हो सकते हैं आप लोगों से। देखो, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जैसे हम लॉकिंग के लिए, लॉकिंग का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन लॉकिंग। अब ट्रांजेक्शन लॉकिंग का मतलब क्या हुआ? एक मिनट चलो। अरे वो यूज एंड थ्रो प्लेट ले लो। चलो आप लोगों को पढ़ा दो जल्दी जल्दी पहले। लॉकिंग बेसिकली क्या होता है? जैसे कि मान लो कि एक आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो दूसरा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, यानी कि आपका जब सिस्टम यूज में होता है तो दूसरा ट्रांजेक्शन आपका क्लोज रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लॉकिंग। लॉकिंग बहुत तरह के होते हैं। वन फेज लॉकिंग, टू फेज लॉकिंग। वन फेज लॉकिंग में क्या होता है? लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखना। लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1PL और 2PL भी देख सकते हो लॉकिंग में। आप देख सकते हो लॉकिंग दो तरह से और होते हैं, बाइनरी लॉकिंग और मल्टीमोड लॉकिंग। बाइनरी लॉकिंग में क्या होता है? आवाज में लॉक। जी प्रमोद। सर वॉइस कट रही है यार। लॉकिंग बेसिकली दो तरह से की जाती है, एक बाइनरी लॉक और एक मल्टीमोड लॉक। बाइनरी लॉक में क्या होता है कि बाइनरी लॉकिंग में हमारा या तो लॉक होगा या अनलॉक होगा। मल्टी मोड लॉक में क्या होता है? लॉक, अनलॉक, एक्सक्लूसिव लॉक। राइट। ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का बच्चे लोग? ये किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा? चैटिंग क्लोज। आउटसाइडर्स को हम अलाउ नहीं करते हैं। आप अपने मर्जी से जो मर्जी वो करो, लेकिन मेरे सामने नहीं जो आउटसाइड का कोई ग्रुप है। ठीक है सर हमारा ग्रुप तो ना हमारा। जी।
सुरेंद्र जी? सर हमारा स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, तो आप लोग अपना कम्युनिकेशन करते रहो, उस अच्छी बात है, आप लोग आपस में मिलते जुलते रहते हो। तो हमने ऑफिशियली अभी आप लोगों के लिए एक सिर्फ फर्स्ट का बनाया है, अभी बाकी देखते हैं बनाते हैं। हाँ, अभी हम कहाँ पे थे भूल गया मैं। बीच बीच में जब कम्युनिकेशन होती है ना तो उधर दिमाग चला जाता है, और दिमाग जाने से क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस आता है। लॉकिंग आप लोग पढ़ेंगे। लॉकिंग के बाद डेडलॉक एंड इट्स प्रिवेंशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेडलॉक क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं एंड वेट, जब भी कोई चीज परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, जब कोई ट्रांजेक्शन है जो कुछ चीज है परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, तो परमानेंटली ब्लॉक होने वाले पार्ट को हम कहते हैं डेड लॉक। उस सिचुएशन को बोलते हैं डेड लॉक। डेड लॉक इज ए सिचुएशन वेयर ट्रांजेक्शन गेट परमानेंटली ब्लॉक। देखो हमेशा जब कोई ट्रांजेक्शन परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है तो उसे कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन से प्रिवेंट करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और ये डेडलॉक बहुत तरीके की होती हैं। जैसे मान लो कि वुड एंड डाई, वुड एंड वेट कंडीशन है, वुड डाई स्कीम होता है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, वुड डाई स्कीम। उसके बाद आता है वुड वेट स्कीम, स्कीम दोनों होते हैं। सबसे पहले वुड एंड वेट की बात करें अगर हम लोग, तो वुड एंड वेट में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जैसे ब्राउजर यूज करते हैं, कभी कभी आपका कोई प्रोसेस नहीं चल पाता है तो वेटिंग कंडीशन में चला जाता है, उसे वेट के नाम से कहते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ब्राउजर पे काम कर रहे होते हैं और वो क्या करता है, एरर दिखा देता है, तो ऐसे को कहते हैं हम क्या, वुड डाई, मतलब वो जाकर के ट्रांजेक्शन क्लोज कर देता है। ये अक्सर पेमेंट गेटवे पे आपको मिलता है। ये आप लोगों को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। इस तरह से आप लोगों के दोनों चैप्टर खत्म। और क्या पूछना है पूछ लीजिए आप लोग, बाकी दो चैप्टर नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। हेलो सर। जी राहुल वर्मा जी बताइए। सर वो मेरे को ग्रुप की लिंक नहीं मिली थी कल, तो आज आप दे दोगे? जो ग्रुप की लिंक मैंने कल दी थी वही है। बीसीए का कॉमन ग्रुप, कॉमन लिंक है मेरे पास, अभी कॉमन बनाया हुआ है, इसी में मैं सबको ऐड कर, सारे बीसीए के बच्चे इसी में रहेंगे, प्रोग्राम वाइज में कर रहा हूँ, ठीक है। सर आप एक बार शेयर कर दोगे, मतलब सर मैं आई थिंक लीव कर गया था, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कर देता हूँ शेयर अभी। ठीक है सर, थैंक यू। देखो आउटसाइड ग्रुप में मैं नहीं रहता हूँ, आप लोग अपना ग्रुप बनाते हो तो आप लोग एंजॉय करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उधर नहीं रहता हूँ कहीं, क्योंकि इसी का रिप्लाई दे दूँ तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और बताओ आप लोगों को क्या पूछना है किसी को? बोलिए नवीन जी, आपको कुछ पूछना है? राहुल आपको कुछ पूछना है? नो सर, नो सर, बस। नहीं सर, मुझे सुरेंद्र जी? नहीं सर। एक पर्सनल पूछूं मैं आपसे, आप पहले जलपुरी बेस्ड पे पढ़ाते थे क्या, रीजनल सेंटर में वहाँ पर, सॉरी स्टडी सेंटर पर? हाँ जी बिल्कुल, मैं वहीं पे था, अभी मैं रीजनल सेंटर में हूँ। हाँ सर, मैं मिला हुआ हूँ आपसे। एक्चुअली मैंने बीसीए पहले भी स्टार्ट किया था, बट पहले भी वर्किंग था तो मैं नहीं कर पाया, और दोबारा से स्टार्ट किया मैंने ये वाला। और मैं मिला हुआ हूँ आपसे, आपका नंबर भी सेव है मेरे पास। एक्चुअल में मैं पहले 0741 में था, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया वहाँ से, छोड़ा नहीं बल्कि ये सारे सेंटर बंद हो गए। फिर रीजनल सेंटर में मुझे अप्रोच करा कि आप रीजनल सेंटर में आ जाओ, तो मैं सैटरडे संडे रीजनल सेंटर में हूँ, सैटरडे संडे के लिए ज्वाइन करा हूँ। तो वहाँ स्टडी सेंटर मैं ही मैनेज करता हूँ, और एक मैडम है रचना मोहन जो कोऑर्डिनेटर है, मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे। बाकी 5 डेज के लिए मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर दूसरी कंपनी में हूँ।
नाइट में नहीं सर, मिला हुआ वहाँ से सर, पूरा 1 ईयर तक हमारा आपस में इंटरेक्शन हुआ था। मैं मिला हुआ हूँ, हमारी काफी बातचीत हो रखी है मुझे याद नहीं है face सर, to सॉरी। अब ये इतने बच्चों से मिलना होता है ना कि हर चीज याद नहीं रह पाता, पॉसिबल थोड़ा सा कम। हाँ, जो हमेशा हो गया मिलता सर। है ना वो याद रहता है। और आज क्लास आपका नंबर देखा तो मुझे याद रखना आप लोग, जैसे जो क्लासेस में अच्छे रिप्लाई करते हैं वो मुझे याद रहते हैं, और जो सबसे बुरे रिप्लाई करते हैं वो भी याद रहते हैं। तो रीजनल सेंटर में मैंने 11 से 12 का टाइम रखा है हर सैटरडे का। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो 11 से 12 में मेरे से मिल सकता है और उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करता हूँ। मैंने मीटिंग टाइम मैंने वहाँ से 11 से बेसिकली 1 रखा है मैंने, सैटरडे को 11 से 1 के बीच में मैं वहीं मिलता हूँ। लेकिन अगले सैटरडे मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अगले सैटरडे को आपकी क्लास तो मैं लूँगा जरूर, लेकिन मैं ऑन द वे हूँगा। सर ये रीजनल सेंटर है कहाँ पर सर? सॉरी। रीजनल सेंटर नारायणा बिहार में है। अच्छा, नारायणा यार, ठीक है। मैंने जो सर एक और चीज, कल को अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है तो सर, जैसे मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर ही जो मेरा स्टडी सेंटर चूज किया था वहीं पे होगी ना मेरी? तो कहाँ रहते हैं आप? गुरुग्राम में रहता हूँ सर मैं। गुरुग्राम में रहते हैं। देखो अभी स्टडी सेंटर का देखना पड़ेगा कौन कौन सा हो रहा है। गुरुग्राम में एक सेंटर होगा, एक सेंटर बनेगा वहाँ पे, अभी नहीं हुआ है। हाँ, दिल्ली के बच्चों के लिए राजधानी कॉलेज में चांसेस हैं, 99% की राजधानी कॉलेज में क्लासेस चलेंगी। गुरुगांव वाला अभी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। अपने को मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए मैंने खुद बोला है कि प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे लोग, तो 2 चैप्टर जो रह गए मेरी लायबिलिटी है, वो 2 चैप्टर खत्म करने की मैं खत्म करूंगा।